ओके। नमस्कार दोस्तों। आज के लाइव में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि लेट हो रहे हैं। आज जो हमारा उद्देश्य था इस पूरी चर्चा को करने का वो था कि डिजिटल शिक्षा जो कोरोना के काल में एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आ रही है, वो किस तरीके से भारतीय संविधान के मौलिक आधार बंधुता और विविधता के एक्सेप्टेंस में बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। तो सबसे पहले हम भारत के विषय में अगर हम बात करते हैं तो भारत अपने आप में एक बड़ा विविधतापूर्ण राष्ट्र है। ये सामान्य राष्ट्रों की तरह नहीं है, ना ही बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है। अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषाएं, जाति, धर्म, सब अगर हम देखते हैं तो इतने सारी विविधता है कि इसे एक सूत्र में पिरोना बड़ा मुश्किल काम है। और शायद इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्योंकि भारत की अपनी बड़ी चुनौती विविधता का एक्सेप्टेंस और बंधुता का निर्माण है, तो उसमें और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, तो वो डिजिटल कैसे होगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का दायरा बहुत संकुचित दायरों में जनरली सामान्यतः हम सब देखते हैं, जहां हम ये सोचते हैं कि सिर्फ अकादमिक रूप से जो कंटेंट है उसको बच्चों तक पहुंचा देना या किताब में जो लिखा हुआ है उसको बच्चों तक पहुंचा देना, यही शिक्षा है। परंतु अगर हम देखते हैं तो क्या यही एक शिक्षा है या शिक्षा इससे कहीं ज़्यादा है? अगर शिक्षा का क्या बच्चा अपने उस पूरे जीवन काल में क्या सिर्फ यही सीखता है कि जो किताब में लिखा है और वो उसने सीख लिया, या स्कूल के माध्यम से जब वो स्कूल में क्लासरूम में जाता है, बैठता है, अपने टीचर्स के साथ मिलता है, बातें करता है, तो क्या सिर्फ वो अकादमिक चीज़ें ही सीखता है? ऐसा नहीं है। बच्चा नर्सरी में मोटर स्किल्स से लेके 12वीं तक पहुँचते पहुँचते, कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है उसी दौरान, जहाँ वो ये सीख रहा होता है कि मेरी ही क्लास में कितने अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले बच्चे हैं। उनके टिफ़िन बॉक्स खोलकर वो देखता है कि किसी में इडली है, किसी में पराठा है, किसी में अचार है। अलग अलग तरीके की चीज़ें, व्यंजन, साथ में बैठकर खाना और उस विविधता का एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ वो उसी दौरान सीख रहा होता है। साथ ही साथ इसी विविधता को अपने अंदर लेते हुए वो ये सीख रहा होता है कि वो मेरा दोस्त है, वो भले ही मेरे से अलग जाति का है, अलग धर्म का है, अलग संप्रदाय का है, वो उस दूसरे बच्चे की समस्याओं को भी सीख रहा है, साथ में अपनी भी शेयरिंग कर रहा है। अलग अलग परिस्थितियों में वो कैसा एक्ट करता है, कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, इन सब की समझ और इन सब का ज्ञान अपने छोटे से मोहल्ले या अपने परिवार के दायरों को तोड़कर वो कहाँ प्राप्त कर पाता है? स्कूल्स में। और जब हम डिजिटल शिक्षा की बात करते हैं, गैजेट के सामने बैठा हुआ एक बच्चा क्या इन सारी विविधताओं को, इन बंधुता के इन मूल्यों को सिर्फ एक टीचर के माध्यम से कंटेंट डिलीवर करके क्या वो समझ पाएगा? तो अपने आप में ये बड़ा परिप्रेक्ष्य है। गांधी जी ने भी नई तालीम की शिक्षा में ये कहा था कि जब बच्चा अपने खेत के कपास से सूत काटना सीखता है तो वो सूत काटने के साथ साथ ये भी सीखता है कि वो कटा हुआ सूत बाजार में किस कपड़े को बनाने के काम आता है। साथ ही साथ ये कपड़ा किस तरीके से मैनचेस्टर जाके वहाँ पर किसानों की शोषणकारी एक व्यवस्था का हिस्सा बनता है। तो सामाजिकता, आर्थिकता और उसकी राजनीतिक समझ, ये सब शिक्षा ही उसे प्रदान करती है। और इसीलिए अगर हम भारत के संविधान को भी देखते हैं तो भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोगों से हुई है। हम भारत के लोग,
भारत को क्या बनाना चाहते हैं, जहां पर हर व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो और स्वतंत्रता हो। ये तब कब सुनिश्चित हो पाएगा? जब नागरिकों में आपस में बंधुता होगी। ये बंधुता कैसे सुनिश्चित होगी? ये बंधुता तब सुनिश्चित होगी जब वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, समझेंगे एक दूसरे की समस्याओं को और एक दूसरे की सामाजिकता को, एक दूसरे की संस्कृति को, तभी ये बंधुता सुनिश्चित हो पाएगी। तो और इसके बड़े उदाहरण जो पिछले दिनों भारतीय शिक्षा व्यवस्था के साथ चुनौतियां रही हैं, उनके दौरान समझ आए कि ये कैसे चुनौती के रूप में सामने आता है। अगर हम देखें तो जब से निजी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों का एक बड़ा दौर चल पड़ा, तो क्या हुआ कि बच्चे अपने अपने आर्थिक दायरों के अंदर स्कूलों में पढ़ाई करने लगे और उस पढ़ाई में एक कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा था और एक पब्लिक स्कूल का बच्चा पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था और एक सरकारी स्कूल का बच्चा उनके साथ ही इंटरेक्ट कर रहा था। तो पिछले दिनों 2-3 बड़ी रोचक घटनाएं हुई, जिनमें एक बड़ी रोचक घटना थी किसानों का आंदोलन। जब किसानों ने अपने आंदोलन में अपनी सब्जी और अपना अनाज फेंकना शुरू किया, तो शहरों से बड़ी आवाज़ आने लगी कि 2 बड़ी आवाज़ें थी। एक थी कि क्या किसान जीन्स और पैंट पहनकर उतरते हैं, तो ये क्या किसान है। दूसरी बड़ी बात थी कि जब देश में इतनी भूखमरी है तो हम कैसे अनाज फेंक सकते हैं। लेकिन इन सब दोनों चीज़ों के दायरे में वो ये भूल गया कि एक किसान भी समय के साथ अपने आप में बदलाव लाता है और बदलते वक्त के साथ युवा किसान भी अपने रहन सहन में बदलाव लाएगा, जो पूरे भारत में हो रहा है और इसका उसे अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता है। दूसरा बड़ा कि जब एक किसान अपनी उगाई हुई फसल को रोड पर फेंकता है तो उसके दिल का दर्द क्या होगा, क्योंकि ये कभी इंटरेक्ट हुए नहीं, कभी एक दूसरे के साथ बैठे नहीं, समझा नहीं, तो ये समझ विकसित नहीं हो पाई। दूसरी बड़ी समस्या आई कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की, जहाँ बड़ी आवाज़ आई कि कोरोना काल में प्रवासी मजदूर जहाँ हैं वहाँ क्यों नहीं रह जाते। तो जब बच्चों में, लोगों में इस बात की समझ नहीं थी कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है, राशन की व्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं और एक मजदूर के स्वरूप में उसकी समस्याएं क्या हैं, वो कैसे बगैर मजदूरी के एक शहर में सरवाइव कर पाएगा जब वो अपना घर छोड़कर आया हुआ है। उसकी मजबूरी है कि उसको घर वापस जाना पड़ेगा, जहां कम से कम उसके साथी, उसके साथ वाले इसको उसके लिए कुछ प्रबंध कर पाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था में जब हमारी आपसी समझ नहीं विकसित हो पा रही है और उस पर हम डिजिटल शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे हो पाएगा। वैभव ने पूछा है, तो क्या डिजिटल शिक्षा को कोरोना के समय में विकल्प के तौर पे मजबूरी है, हमारी सरकार को इससे इतर सोचने की नीयत नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कभी भी सरकारों के लिए शिक्षा एक बड़ा माध्यम नहीं, बड़ा विषय नहीं रहा है, क्योंकि ना तो इसके नाम पर वोट पड़ते हैं और ना जनमानस में इसके प्रति बहुत जागरूकता है। हमेशा शिक्षा को आज के दौर में कमोडिटी के रूप में देखा जा रहा है, जहां जिसके पास जितना पैसा वो ले ले, उसको उतनी एक्सेस मिल पाए, और डिजिटल शिक्षा के साथ भी यही हो रहा है। लेकिन डिजिटल शिक्षा जो है वो कोरोना काल में बच्चों को इंगेज करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए तो ठीक है, परंतु इसे लॉन्गर टर्म के सॉल्यूशन में देखा जा रहा है तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। और ये भारतीय संवैधानिक मूल्यों की स्थापना, जिसमें बंधुता और विविधता की एक्सेप्टेंस, इसमें तो सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती के रूप में होगा। साथ में अगर हम आज भी देखते हैं तो सरकारें अलग अलग विषयों पे चर्चा कर रही हैं, लेकिन सरकारों की शिक्षा पे या शिक्षा के वैकल्पिक तरीकों पर, क्या वैकल्पिक तरीके होंगे, इस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं है। और ये बड़ा गंभीरतापूर्वक सोचने का विषय है। डिजिटल शिक्षा भारत जैसी विविधतापूर्ण, जैसे आर्थिक विविधता को ही अगर हम देखते हैं तो एक परिवार में जहाँ एक फ़ोन है और 6 मेंबर हैं, अभी एक रिसेंट आंकड़ा आया कि लगभग 24% आबादी के पास ही डिजिटल फ़ोन है, उनमें से 34% पुरुष हैं और 19% महिलाएं। तो अब
इस 15% महिलाएं, तो अब अगर हम इस आंकड़े को अगर हम देखते हैं तो ये कैसे संभव हो पाएगा? पुरुष अपने काम के लिए चले जाते हैं, बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं है, तो जो कंटेंट भी डिलीवरी है उसमें भी समानता नहीं है, तो बाकी तो लक्ष्य दूर गए। तो ये हमें नागरिकों के तौर पे बहुत समझने की ज़रूरत है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में और इतने बड़े राष्ट्र में डिजिटल शिक्षा तो बिल्कुल नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग शिक्षा व्यवस्था थी उसकी भी खामियां थी जिसे दूर करने का हमें प्रयास करना था। तो ऐसे दौर में ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम सब विचार करें कि असल में भारत जैसे राष्ट्र के लिए अगर स्कूली शिक्षा का कोई विकल्प हो सकता है तो वो क्या होगा। बहुत सारे विकल्प ऑलरेडी हैं, सामुदायिक स्कूलों का माध्यम, साथ में NIOS जैसी सिस्टम को और समग्रता प्रदान करना, तो इस तरीके के कई माध्यम हैं। और साथ में जब 2005 में NCFA आया तो उसने इस चुनौती को ही ध्यान में रख के पूरा काम किया था। उसी तरीके की किताबें डिज़ाइन हुई जिसमें लोकतंत्र था, स्थानीय निकाय थे, सामाजिक ढांचे के बारे में बात की गई, समानता के बारे में बात की गई, जातियों के बारे में बात की। इस पे स्कूली शिक्षा में हम बहुत डरते हैं बात करने पे, लेकिन NCF के माध्यम से ये हो पाया। NCERT की बुक्स में इस पे चर्चा हो पाई और टीचर्स क्लासरूम में इस पे चर्चा कर रहे थे। तो जहां हम एक तरफ इस लक्ष्य को पाने की तरफ आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे, वहीं डिजिटल शिक्षा ने इसको और कठिन करने का शुरू कर दिया है प्रयास। अभी भी हम देख रहे हैं तो जहां बहुत बच्चे जूम या अलग अलग ऐप्स के माध्यम से शहरों में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहीं ग्रामीण बच्चे जहां मोबाइल्स ही नहीं है, या शहरों में ही झुग्गियों में जहां मोबाइल्स की उपलब्धता ही नहीं है, वहां बच्चे इससे बहुत दूर हैं और ये इतनी आसानी से हो भी नहीं पाएगा। और अगर हो भी गया तो डिजिटल शिक्षा अपने आप में भारतीय समाज के लिए एक, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँगा तो विध्वंसकारी शिक्षण प्रणाली होगी, जो एकलता को बढ़ाएगी और जो हमारी विविधता और बंधुता है उसके लिए बड़ी चुनौती तैयार करेगी। तो जो हमारे संवैधानिक लक्ष्य है, समानता, स्वतंत्रता और न्याय, इसकी स्थापना तो शायद ही हम कभी कर पाएंगे अगर देश में डिजिटल शिक्षा हुई। तो ये अपने आप में बड़ा विचारणीय प्रश्न है जिसकी ओर हम लोग बड़ी प्रमुखता से खुद भी प्रमोट किए जा रहे हैं कि डिजिटल शिक्षा होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना जा रहा है कि अच्छा है घर में बैठ के हो रहा है, लेकिन क्या हम इस तरीके की प्रणालियों को लाकर, ये बहुत ही रोचक लगती हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक होती हैं, लेकिन इसके लंबे परिणाम क्या होंगे शारीरिक, मानसिक, सभी तौर से ये बहुत ही, और सामाजिक रूप से भारत जैसे समाज के लिए इस पर हमें बहुत विचार करने की ज़रूरत है। और कभी भी इस शिक्षा को प्रमोट करने से पहले ज़रूर सोचें कि बच्चा क्या सिर्फ अकादमिक शिक्षा से एक बेहतर नागरिक या एक बेहतर समाज का निर्माण करने वाला व्यक्ति बन पाएगा। अगर एक बच्चा अकादमिक रूप से बनकर बहुत पैसे खर्चा कर एक डॉक्टर बन भी गया तो वो एक ऐसा डॉक्टर बनेगा जिसके लिए मरीज़ एक पैसा उगाने वाली मशीन होगी, या एक इंजीनियर बन गया तो वो उसके लिए पुल एक पैसा देने वाली मशीन होगी, ना कि नागरिकों को एक नदी पार कराने वाली। तो जो मानवीय मूल्य हैं उनके अभाव में क्या हम एक बेहतर शिक्षण प्रणाली, एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था तैयार कर पाएंगे? ये सब हमें विचार करना चाहिए। तो साथियों, ये ज़रूर मानें कि डिजिटल शिक्षा एक विकल्प नहीं है और ना ही भारत के परिप्रेक्ष्य में ये हो पाएगा। पालकों और सामाजिक संगठनों का इस समय किस प्रकार का संवाद मांग होनी चाहिए कि हम बंधुता और विविधता को बचा सकें? तो एक अलग तरीके की शिक्षा व्यवस्था और ये कहना कि डिजिटल शिक्षा व्यवस्था एक स्थायी उपाय नहीं है, इसकी पैरवी करना सामाजिक संगठनों और पालकों का बड़ा कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि पालक अगर ये चाहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से उनका बच्चा एक बेहतर व्यक्ति बने, एक बेहतर व्यवसाय करे, तो उसके लिए उसकी समग्र समझ का विकसित होना बहुत आवश्यक है। साथ में सामाजिक संगठन जिनका जो एक बेहतर समाज के निर्माण का सपना लेकर आगे बढ़ते हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है
कि विविधता की एक्सेप्टेंस, विविधता की को मानना, उसको स्वीकारना और साथ में बंधुता का मूल्य प्रत्येक नागरिक के लिए ज़रूरी है। तभी हम भारतीय संविधान में दिए हम भारत के लोग का सपना पूरा कर पाएंगे और भारत को एक बेहतर राष्ट्र के रूप में बना पाएंगे, बेहतर समाज बना पाएंगे। तो अभी हमारा काम है कि इस बात की पैरवी करना कि डिजिटल जो शिक्षा है वो एक स्थायी उपाय नहीं है, ये हमारा पहला काम होना चाहिए। हमें बेहतर शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ना है जो असमानता को देश में खत्म करे, जो न्याय की स्थापना करे, जो नागरिक की स्वतंत्र सोच को बनाए और जो नागरिकों में बंधुता का मूल्य जागृत करे, ऐसी शिक्षा। और बगैर मानवीय इंटरेक्शन के, बगैर शिक्षकों के और ग्रुप्स में बच्चों के बैठे एक दूसरे को समझे, ये हो पाना संभव नहीं है। तो डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ये कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। तो क्या फिर डिजिटल शिक्षा को पूरी तरह नकार देना? डिजिटल शिक्षा में एक अवयव के रूप में हो सकता है, परंतु इसको एक पूर्ण रूप से ये मान लेना कि ये ही सॉल्यूशन है और इसी के माध्यम से हो सकती है। शिक्षा कभी पूर्णतः डिजिटल नहीं हो सकती। शिक्षा के एक कंपोनेंट की जहाँ पर हम ग्राफिक्स के रूप में बच्चों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, वो एक माध्यम हो सकता है, वहाँ पर हो सकता है। और अभी के तौर पे जब कोरोना काल में फिजिकल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है तो बच्चे क्लासरूम्स में बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको संपूर्ण शिक्षा मानना ये बिल्कुल सही नहीं है। तो डिजिटल शिक्षा एक अवयव हो सकता है कि कुछ जगहों पर हम यूज़ करें, लेकिन ये एक समग्र शिक्षण प्रणाली हो सकती है, ये संभव नहीं है। और अभी के तौर पे तो हमें डिजिटल शिक्षण प्रणाली वर्तमान व्यवस्था में पूर्णतः नकार देनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये असमानता की एक नई खाई को पैदा कर देगा। ये सुलभ जो आप कह रहे हैं, ये समथिंग इज नथिंग तो है, लेकिन कहीं हम ऐसी चीज़ तो तैयार नहीं कर रहे हैं जो हमारे लिए और बड़ी चुनौती तैयार कर दे। अगर हम फिलहाल ये देख पा रहे हैं कि डिजिटल शिक्षा आ गई, जैसे हमने कहा कि सरकारी स्कूल अवेलेबल नहीं थे तो निजी स्कूल कुछ तो ज़रूरत पूरे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक नई आर्थिक खाई खड़ी कर दी और डिजिटल शिक्षा भी वही खाई को और गहरी करने का प्रयास कर रही है और नए लेयर्स बनाने का प्रयास कर रही है कि जिनके पास गैजेट्स होगा, बेहतर इंटरनेट कनेक्शन होगा, केवल उन तक ही जो भी अभी शिक्षा की चीज़ें आ रही हैं वो पहुंच पाएगी, बाकी लोगों तक नहीं। तो ये अपने आप में बड़ा एक नई तरीके की खाई पैदा करने वाला तरीका तैयार हो रहा है। आज की परिस्थितियों में को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा को नकारा नहीं जा सकता। अभी समय केवल एक प्रयोग के रूप में देखा जाना चाहिए, मेरा ये नज़रिया है। इसकी कमियां परिणाम बिल्कुल अभी के स्वरूप में मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, वैकल्पिक। इसको एक निश्चित सॉल्यूशन मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी और जिसकी पैरवी करना शुरू कर दिया गया है भारत में। और मैं इसी बात पर कर रहा हूँ कि इसे वैकल्पिक ही माने कि जब तक कोरोना काल है तब तक हम इस पर थोड़ा बहुत इंटरेक्शन के रूप में, और इसका शिक्षा से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। कभी भी इसके आधार पर परीक्षाएं या परिणाम दिया जाना इससे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक वैकल्पिक व्यवस्था है और वैकल्पिक ही होनी चाहिए, इसे परमानेंट ना माना जाए। तो साथियों, इसके साथ मैं अवश्य सुलभ ने भी कहा कि नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, बिल्कुल। और मैं ये बिल्कुल चाहूँगा कि हम लोग नए इनोवेशंस की बात करें, नई दिशा में बात करें, क्योंकि जब तक हम नई दिशा में बात नहीं करेंगे, नई सोच नहीं लाएंगे। भारतीय शिक्षा प्रणाली को बहुत नई सोचों की आवश्यकता अभी भी है। पुरानी शिक्षा जो शिक्षा व्यवस्था में हम आ रहे थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो परिपूर्ण थी, उसमें भी नए इनोवेशंस की ज़रूरत थी और आने वाले दिनों में भी हमें इनोवेशन की ज़रूरत होगी। शिक्षा पे नागरिकों का संवाद और सोच बहुत ज़रूरी है। इनोवेशन में हमारा योगदान भी उतना ही ज़रूरी है। पॉलिसी मेकर, शिक्षाविद ही अकेले नहीं, समाज की क्या ज़रूरतें हैं और वो कैसे पूरी हो सकती हैं, इस पे नागरिक संवाद बहुत ज़रूरी है।
हाँ, मैत्री ने कहा है कि 1 साल के लिए स्कूली शिक्षा बंद ही कर दें तो क्या गलत होगा, कम से कम छोटी कक्षाओं के लिए। मैत्री, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। मैं 1 साल तो नहीं कह सकता, परंतु डिजिटल शिक्षा शुरुआती दौर पे जो शिक्षा है, जो हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, उसके लिए तो कदापि नहीं होनी चाहिए। वो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल और दूभर है। दूभर के साथ साथ उनके लिए बड़ी समस्याएं पैदा करने वाली भी है। तो मुझे लगता है कि प्राथमिक स्तर पे तो डिजिटल शिक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डिजिटल शिक्षा जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन के माध्यम से बड़े स्कूल, बड़ी क्लासेस के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत कंटेंट भी दिया जा सकता है, टास्क दिए जा सकते हैं, लेकिन ये छोटी कक्षाओं के लिए तो बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए जब तक हो सके। सतीश कह रहे हैं फिलहाल बच्चों के लिए शिक्षा के लिए पेरेंट्स क्या करें, खासकर इस कोविड के टाइम में बच्चों को स्कूल से आने वाले समय में भेजना मुश्किल होगा। बिल्कुल, तो हम लोगों को नए विचार करने होंगे। महिलाएं घर में जो पालक हैं वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, समुदाय कैसे अपनी भूमिका निभा सकता है, और हम नए तरीके कैसे बच्चों को एंगेज करने के ढूंढ सकते हैं, इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। साथ में किताबी जो किताब है स्कूलों की वो तो अवेलेबल ही है, उसमें हम पालकों की भूमिका इसमें बढ़ जाती है। आसपास के समुदाय की ग्रुप्स बना के छोटे छोटे ग्रुप्स में कैसे बच्चों को, एक ही एरिया के बच्चों को आपस में इंटरेक्ट किया जा सकता है, इस तरीके के काफ़ी इनोवेशन की ज़रूरत है। सरकारी तौर पे NIOS जैसे सिस्टम्स डेवलप किए जा सकते हैं जिसमें सामुदायिक शिक्षा हो, उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हो और उसके आधार पर शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़े। वीर केरम का कहना है, कैरम कह रहे हैं कि शिक्षा को हम स्कूल तक ही सीमित रखते हैं, मुझे लगता है कि इस दायरे से। बिल्कुल वीर, हमने भी कहा कि जो NCF में प्रयास किया गया था कि जिसमें स्थानीय निकाय स्वास्थ्य केंद्रों की समझ थी, साथ में उसकी विजिट्स भी थी, तो शिक्षा केवल स्कूल के दायरे तक या स्कूल की बाउंड्री के अंदर नहीं है। शिक्षा समुदाय के बगैर तो संभव ही नहीं हो सकती। जब तक अनुभवात्मक रूप से आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सामाजिकता को नहीं समझेंगे, राजनीति को नहीं समझेंगे, न्यायिक व्यवस्थाओं को नहीं समझेंगे, तब तक एक नागरिक के रूप में तैयार नहीं हो पाएंगे और वो परिपूर्ण शिक्षा नहीं हो सकती। तो वो स्कूल के दायरों के अंदर तो बिल्कुल संभव नहीं है, स्कूल के दायरों को से बाहर निकलकर ही संभव है। सागर के कहना, आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, सम पेरेंट्स आर हैप्पी सेटिस्फाइड बट फ्यू आर नॉट, व्हाट वुड यू सजेस्ट। तो सागर, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर तो मेरे पास नहीं होगा, लेकिन आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो हमेशा एक ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर बातों को पहुंचा पाना डिजिटल क्लासेस से, और पेरेंट्स कभी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो हमारे लिए एक इनोवेशन का चांसेस है कि हम और उनसे संवाद करें, उनसे बातें करें, वो और क्या चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कन्वर्सेशन करें, क्योंकि पेरेंट्स के साथ शिक्षा में ऑनलाइन क्लासेस में तो पेरेंट्स के साथ संवाद बहुत कम हो जाता है। हम बच्चों के साथ ही केवल संवाद कर रहे होते हैं और ये नहीं समझ रहे होते हैं कि और क्या ज़रूरत बच्चों की भी है और पेरेंट्स की भी है। तो संवाद एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो हम भी अपने कार्यों के दौरान अपनाते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोगों के प्रश्नों ने मुझे बहुत मदद की इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, इस संवाद को हम लोग आने वाले दिनों में जारी रखेंगे। हमारे और साथी अलग अलग विषयों को लेकर कोरोना काल में डिजिटल शिक्षा और उसके प्रभावों को लेकर आते रहेंगे। तो शिक्षा सत्याग्रह के साथ जुड़िए, क्योंकि ये एक विचार मंच है जहां हम प्रयास कर रहे हैं शिक्षा को और बेहतर करने का, इस पर और नए प्रयोग और एक जन आंदोलन तैयार करने का, ताकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो पाए। सुलभ कह रहे हैं कि आई फील व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू डेवलप अ ब्लेंडिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड। बिल्कुल सुलभ, इसके मैंने पहले भी कहा कि ऑनलाइन एक अवयव के रूप में हो सकता है जहाँ टास्क दें, चीज़ें करें, लेकिन पूर्णतः इसे एक डिजिटल माध्यम में संकुचित करना बड़ा, ये सोच विकसित करना बड़ा खतरनाक होगा हमारे समाज के लिए।
What about sports education? Some students have joined us for online sessions on sports, workout, drill they can do at home. तो अमर, जहाँ तक मैं स्पोर्ट्स को भी देखता हूँ तो स्पोर्ट्स एक बड़ा माध्यम सामाजिकता को डेवलप करने का भी है। तो शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिकता, न्याय की समझ और राजनीति की समझ भी स्पोर्ट्स के द्वारा विकसित होती है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन सेशंस कुछ इंडिविजुअल्स चीज़ों के लिए तैयार हो सकते हैं, साथ में सामूहिक स्पोर्ट्स के लिए भी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये स्थायी, मैं आप स्पोर्ट्स के लिए भी यही कहूँगा कि ये स्थायी नहीं है। और स्पोर्ट्स भी एक बड़ी शिक्षा है, शिक्षा की एक बड़ा अमूल्य अंग है शिक्षा, तो स्पोर्ट्स भी, तो साथ ही ये बहुत ज़रूरी अवयव है स्पोर्ट्स। आई एम यूजिंग प्लेटफॉर्म इन विच स्टूडेंट कैन ऑल्सो सी एंड स्पीक विथ मी। तो सागर, ये तो होता भी है और हुआ भी है, तो ये अच्छी बात है कि वो कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चे साथ बैठे होते हैं तो बहुत सारी गपशप के साथ साथ एक दूसरे के दुख दर्द, एक दूसरे की समस्याएं सब बांटते हैं, तो वो कभी ऑनलाइन में संभव नहीं है। आप थोड़ा कंटेंट डिलीवरी पे काम कर सकते। जब वो ह्यूमन इंटरेक्शन में आपके साथ आते हैं तो वो अपनी समस्याओं को भी आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपके अनुभवों से सीखते हैं, आपके कहे गए कथनों से, और आप कैसे अपनी समस्याओं से डील करते हैं उनसे भी रूबरू होते हैं। तो शिक्षा को सिर्फ इतना ही सीमित करके देखना बड़ा मुश्किल काम है और नहीं होना चाहिए, हमें भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इसकी व्यापकता की समझ हमारी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, समय भी ज़्यादा हो रहा है, इस चर्चा को हमारे और साथी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। शिक्षा सत्याग्रह के साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम और सेशंस करने वाले हैं और बातें करने वाले हैं और विचार सामने आएंगे आपके, तो लगातार इसके साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।